ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। संविधान हत्या दिवस, आपातकाल और समय जब बुरा होता है तो हम अच्छा करने जाते हैं और बुरा होता है। आज इन तीन संदर्भों पर हम आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। 25 जून को आपातकाल लागू हुआ था और सरकार ने उसे संविधान हत्या दिवस मनाने के उस पर एक अधिसूचना जारी की है कि अब 25 जून हमेशा संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाएगा। अब इसको लेकर बड़ी राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। ये माना जाता था कि आपातकाल को लेकर सरकार विपक्ष को और ख़ास तौर से कांग्रेस को इस बात के लिए घेरना चाहती थी कि संविधान की हत्या आपने की है और आप संविधान की बात करके मतदाताओं को या लोगों तक एक जो नया बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में बदलने के लिए और 400 सीटें मांगी थी या हम संविधान बदलने जा रहे थे या संविधान का पालन नहीं करते हैं, इसको लेकर इन्होंने एक हथियार के रूप में संविधान हत्या दिवस घोषित करते हुए और ये आपातकाल की यादों को ताज़ा किया। अब क्या ये निशाना जो सरकार ने विपक्ष पे साधा है, ये विपक्ष पर सही बैठ रहा है या उल्टा वापस सरकार की तरफ जा रहा है? इसको लेकर अब सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये चिंता कैसे बढ़ गई है, ये समझना होगा। जिस आपातकाल के बारे में लोग नहीं जानते थे और आपातकाल संवैधानिक था या असंवैधानिक था, या वर्तमान में जो स्थितियां हैं जिसे कहा जा रहा है कि अघोषित आपातकाल, अब सारे देश में इसकी चर्चा होने लगी है कि वास्तविक सत्य क्या है। जहाँ तक बात करें 1975 के आपातकाल की, तो 1966 में पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। 1967 में देश के आम चुनाव हुए थे और उस समय भी अकाल पड़े थे, खाद्यान्न का संकट था और लोगों में कहीं ना कहीं बेचैनी थी। तो 1967 के लोकसभा चुनाव में ये आखिरी चुनाव था जिसमें केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे। तो इसमें केंद्र सरकार में भी पहले की तुलना में कांग्रेस को कम बहुमत मिला और राज्य सरकारों में भी स्थितियां वैसी मजबूत नहीं रहीं जैसे पहले थी। तो 1967 में कई राज्यों में संवित सरकारें भी बनी और राजनीतिक उठापटक तेज हुई। ये राजनीतिक उठापटक तेज होने का जो सबसे बड़ा कारण था कि जवाहरलाल नेहरू ने लंबे समय तक शासन किया था। उसके बाद कुछ महीनों के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी चुनाव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी। तब भी विपक्षी दलों ने सबको ये थी कि अब जवाहरलाल नेहरू नहीं है तो विपक्ष की ताकत बढ़ेगी और विपक्ष सरकार बना सकती है। विपक्षी दल एकजुट भी हुए थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सफलता नहीं मिली थी। 67 में जब कम बहुमत के साथ स्पष्ट बहुमत था कांग्रेस के पास, इंदिरा गांधी के पास, और इंदिरा गांधी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिय पद बंद करने जैसे कुछ चर्चाएं ऐसी शुरू की जिसके कारण कांग्रेस के अंदर भी विद्रोह की स्थिति बनी और बाहर भी विपक्षी राजनीतिक दलों के हमले सरकार के ऊपर बढ़ना शुरू हो गए थे। 3-4 साल का शासन रहा। 1972 में लोकसभा के चुनाव होने थे। उसी के पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और 1971 की लड़ाई भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़ी। तो इसकी पृष्ठभूमि भी करीब करीब 1969-70 से तैयार होना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान का जो पूर्वी बांग्लादेश था, वहाँ पर बांग्लादेशियों के ऊपर वहाँ के पाकिस्तान के शासकों का कहर टूटना शुरू हो गया था। वहाँ की स्थिति भी खराब थी।
तो इंदिरा जी ने और भारतीय सेना ने वो वहाँ के जो मुजीबर रहमान के उसमें बांग्लादेशी जो क्रांतिकारी थे उनको अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देना शुरू कर दी थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो 1971 के चुनाव लड़ाई की स्थिति आई और भारत सरकार ने लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया और मुजीबर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश को स्वतंत्र घोषित करते हुए उसे अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। अब इस बीच में अमेरिका जो पाकिस्तान का लगातार समर्थन कर रहा था और वो जो 7वां बेड़ा आया था और रूस का समर्थन हुआ था, वो बड़ी तेज़ी के साथ राजनीतिक स्थितियाँ बदली, तो भारत उस समय रूस की तरफ स्पष्ट रूप से झुकाव भारत सरकार का हो गया था। अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। उसी समय 73 के आसपास अकाल पड़े, भारत में खाद्यान्न का संकट हुआ, महंगाई बढ़ी और सरकार के खिलाफ एक जनरोष भी बनना शुरू हो गया था। 1973 में गुजरात से एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये छात्रों का आंदोलन था और युवा वर्ग बड़ी तेज़ी से आके विधायकों के घर में घुसकर उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा था। कोई यदि विधायक एक हार्ट अटैक के उसमें भर्ती थे अस्पताल में, उनसे वहाँ जाके इस्तीफ़ा लिखवाने की बात करने लगा और रोज़ाना वहाँ पर गुजरात में आंदोलन बढ़ गए। गुजरात का जो आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद देश भर में पहली बार छात्र आंदोलन, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी थी और छात्र संगठन बने हुए थे, वहाँ पर पूरे देश भर में महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के खिलाफ आंदोलन बड़े पैमाने पर शुरू हो गए। इन आंदोलनों को दबाने के लिए भी सरकार को बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे थे। इसी बीच में 1974 में जॉर्ज फर्नांडीज रेलवे के फेडरेशन के अध्यक्ष थे और उन्होंने 20 दिन की हड़ताल कराई रेलवे की और उसके कारण पूरे देश की यातायात व्यवस्था, मालगाड़ियों से जो परिवहन होता था, ये सब गड़बड़ा गया और एक अराजकता की स्थिति बन गई थी। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका और अमेरिका चाहता था कि भारत में कहीं ना कहीं से मतलब अस्थिरता फैले और इंदिरा गांधी की सरकार को गिरा दिया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो प्रयास होते हैं वो शुरू हो चुके थे। इसी बीच 1975 में इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंदिरा गांधी को स्टे इस बात को कह के दिया था कि आप संसद में मतदान नहीं कर पाएंगे और उन्होंने उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे कर दिया था। और स्टे करने के बाद सारे विपक्षी दल इसी बीच इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हो गया, जिसकी अगुवाई सारे विपक्षी दल के नेता और जयप्रकाश नारायण भी करने लगे थे, जो उस समय सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते थे और उनकी बात सब जगह सुनी जाती थी। तो जयप्रकाश के नेतृत्व में जनसंघ, समाजवादी पार्टी और अन्य जितने भी विपक्षी दल थे सब एकजुट हो गए। उसमें वामपंथी भी एकजुट हो गए। देश की राजनीति में पहली बार वामपंथी और समाजवादी सब एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। अब 1975 में ये इंदिरा गांधी अपने पद से इस्तीफ़ा दें और सब जगह आंदोलन की स्थितियां बनी हुई थी और बहुत विकट हालत थी। उसी बीच एक अफवाह उड़ी कि जिस जज ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया था उसकी हत्या कर दी गई है। तो ये जो अफवाह उड़ी तो उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ देश भर का वातावरण बदला और जबकि वो जज थे ALN राय और उन्होंने कोई इंदिरा गांधी के बारे में कोई फैसला नहीं दिया था और उनकी हत्या अन्य कारणों से हुई थी। तो देश में आंतरिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि जगह जगह आंदोलन हो रहे थे और दुनिया भर का पूरा मतलब ऐसी स्थितियां बन गई थी कि उस स्थिति को संभाला नहीं जा सकता था। इसी बीच 25 जून को जयप्रकाश नारायण जी ने रामलीला मैदान में
और सब विपक्षी दलों ने मिलकर एक बड़ा सभा की और उस सभा में सेना और पुलिस और सरकार के अधिकारियों को ये आह्वान किया कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित हुआ है और इंदिरा गांधी की और सरकार की कोई व्यक्ति बात नहीं माने। और ये खुलेआम मन से बोला गया था। वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ उस समय जमा थी और जिस तरीके की देश की हालत थी, यदि उस समय इमरजेंसी नहीं लगती तो देश अराजकता की स्थिति में फंस जाता, क्योंकि ना तो विपक्ष मजबूत था और सरकार भी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि यदि आपातकाल को नहीं लगाया जाता तो हज़ारों लोगों के मरने की और पूरे देश भर में रक्तपात की संभावनाएं फैल गई थीं। ये रिकॉर्ड है और सब जगह इस बात की जानकारी है कि जयप्रकाश नारायण जी ने उस दिन सभा में ये कहा था कि सेना और पुलिस बात को नहीं माने और एक विद्रोह के लिए उन्होंने उकसा दिया था। अब भारत के संविधान में 3 तरीके से इमरजेंसी लगाए जाने के प्रावधान हैं। एक तो बाहरी शत्रुओं का कोई आक्रमण हो तो लगाई जा सकती है, दूसरी आंतरिक कोई खतरा हो, ये भी संविधान का ही व्यवस्था है, और तीसरी व्यवस्था ये है जिसकी अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो है आर्थिक कारणों से भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और जब इमरजेंसी लगती है तो सरकार को विशेष प्रावधान लागू करने के अधिकार होते हैं। तो जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो जो लोग आंदोलन में रत थे और समय समय पर आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन सारे नेताओं को इमरजेंसी लगाने के बाद नज़रबंद किया गया और ले जाके जेलों में बंद कर दिया गया। उसके बाद भी संसद को भंग नहीं किया गया, संसद की कार्रवाई प्रॉपर चलती रही और 1977 में जब इमरजेंसी ख़त्म हुई तभी संसद भी भंग हुई और इमरजेंसी ख़त्म होने के साथ ही सारे जो जेल में बंद नेता थे उन्हें रिहा किया गया और सारे लोगों को चुनाव में लड़ने का मौका दिया गया था। अब ये बातें तो इंदिरा जी ने, कांग्रेस ने या कभी ये बातें इसलिए सामने नहीं आई थी क्योंकि 1975 में जिस दिन इमरजेंसी लगी थी उसी दिन प्रेस में सेंसरशिप भी लग गई थी। तो सेंसरशिप लगने के कारण ये बहुत सारे अखबार तो छपे ही नहीं, और जो थोड़े मोड़े छपे तो उनमें वो विस्तृत समाचार नहीं था और ना उसके कारणों के बारे में बात हुई कि कहाँ। लेकिन जो आपातकाल का अधिनियम था वो संसद में पारित किया गया, बहुमत से पारित किया गया। तो संविधान की हत्या उसे इसलिए नहीं माना जा सकता है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत आपातकाल लगाया गया था और संसद ने बहुमत से उसकी पुष्टि की थी और उसके बाद भी संसद की कार्रवाई चलती रही और उसमें विपक्षी दलों के नेता भी शामिल होते रहे और उसमें ये सारी चीज़ें बन के सामने आईं। अब क्या हुआ कि सरकार ने जब इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की तो अब संविधान और आपातकाल को लेकर जो आम जनता को जो बातें नहीं पता थीं, अब वो सारी बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। तो आपातकाल कभी इंदिरा गांधी ने अच्छा नहीं माना था क्योंकि लोगों के 1.5 साल के लिए लगभग मौलिक अधिकार ख़त्म हुए थे। उनके ऊपर कोई अपराध भी नहीं उनके ऊपर चलाए गए, केवल वो राजनीतिक कैदी के रूप में जेल में बंद थे। और मीसा कानून में, जो आपातकाल में मीसा कानून लागू किया गया था, उसमें जितने भी देश भर के तस्कर थे, बदमाश थे, जो नशीले पदार्थों का व्यापार करते थे, मुनाफाखोरी जमाखोरी में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसी मीसा में उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं मीसा में राजनीतिक बंदियों को भी गिरफ्तार किया गया था। आपातकाल के बाद एक और बड़ी घटना हुई थी जिसका जिक्र विपक्ष नहीं करता है। 1976 में बड़ौदा में रेल पटरियों पर डायनामाइट लगा के विस्फोट किया गया था और उसमें जो रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में वो बम कांड हुआ था। उनके साथ 24 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। तो आपातकाल जब लगा था, जॉर्ज फर्नांडिस फरार थे और उस समय वो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और उन्होंने 1976 में जब बड़ौदा में डायनामाइट ये विस्फोट किया, उसके बाद वो और उनके साथ 24 साथी पकड़े गए।
तो इस तरीके की घटनाएं लगातार 4-5 साल से 71 से लेकर 76 के बीच में हो रही थी। अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा था, आंतरिक रूप से सरकार को खिलाफ जो है विद्रोह उकसाया जा रहा था, जगह जगह आंदोलन चल रहे थे। वो इमरजेंसी का कारण था और वो संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने लगाई थी। अब बात ये हो रही कि 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अब अघोषित आपातकाल की सबसे पहली चर्चा यदि किसी ने की तो वो थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल के और लाल कृष्ण आडवाणी को एक तरह से नेपथ्य में डाल दिया गया था। तो 2016 में सबसे पहले अघोषित आपातकाल की चर्चा शुरू हुई थी भाजपा के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से, और आज जो चर्चा हो रही है वो हो रही है घोषित और अघोषित आपातकाल की। इंदिरा गांधी का आपातकाल घोषित था, अभी कोई आपातकाल घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आपातकाल से ज़्यादा खतरनाक स्थितियां पिछले 5-7 वर्षों में देखी जा रही हैं।